नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे अब न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। जावेद अख्तर साहब एक ऐसी शख्सियत जिनके नाम के आगे अगर आप साहब ना लगाओ तो ऐसा लगता है कि परिचय अधूरा रह गया। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी हस्ती है, हम सब इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इन्होंने कई सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, कई सारे ऐसे गाने लिखे हैं जिनसे हमें मोहब्बत हो गई है। कुछ ऐसे लिरिक्स जिनको सुनकर जिंदगी थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है। शाम भी कोई जैसे है नदी, लहर लहर बह रही है, कोई अनकही कोई अनसुनी बातें धीमी धीमी कह रही है, कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख कह रहा है, फूल सी खुशबू खफा खफा है गुलशन में। तुम्हें अंग्रेजी गानों से फुर्सत मिले तब ना समझो। अभी वो अक्सर जावेद साहब अपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के लिए चर्चा में रहते हैं। ये एक बहुत ओपिनियटेड इंसान है और हाल ही में उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने एक नहीं दो देशों में हेडलाइन पकड़ ली। ये पाकिस्तान में फैज फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। एक लिटरली फेस्टिवल है, जैसे हमारे यहाँ जश्न एकता होता है ना, वैसे ही। और क्योंकि ये भारतीय थे तो वहां के कोई रिपोर्टर को चुन लोगी तो उसने सवाल पूछ लिए, तो इन्होंने कोट अनकोट उनको करारा जवाब दिया। बेसिकली दो पॉइंट थे। पहला था इंक्लूसिविटी का। जब उनसे पूछा गया कि भाई भारत में कैसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनसे पेश आया जाता है, तो उन्होंने बोला वो सब छोड़ो, आप इतना ही देख लो कि हमारे देश में जब भारत में पाकिस्तान का कोई आर्टिस्ट आता है, फैज साहब आते हैं, मेहदी हसन साहब आते हैं, तो हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। लेकिन क्या आपके देश में कभी लता मंगेशकर जी के लिए कोई इवेंट हुआ? हमने तो नुसरत के बड़े बड़े फंक्शन किए, मेहदी हसन के बड़े बड़े फंक्शन किए। आपके मुल्क में तो लता मंगेशकर का कोई फंक्शन नहीं है। सही बात है। और दूसरा, पाकिस्तानियों की दुखती रग आतंकवाद। उन्होंने कहा कि भारत देश का जो सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था 26/11, और उसके जो आतंकवादी थे वो पानी के रास्ते से आपके देश से आए थे, उनको आपके देश ने ट्रेन किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था। हम तो बंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। और ये वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि पाकिस्तानी हुकूमत और टेररिस्ट ग्रुप्स गुलू गुलू करते रहे। अब जावेद साहब ने ये दो बड़ी बातें कह दी, एंड गिवन द फैक्ट कि आप एक मुल्क में जाकर उन्हीं की इवेंट में उन्हीं की आवाम को उनकी असलियत दिखाएं। अब देखो, जावेद साहब हो गए, नुसरत फतेह अली खान साहब हो गए, लता मंगेशकर जी हो गई, ये हमारे देशों के कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सरहदी दूरियों से परे हैं। इनकी बहुत बड़ी शख्सियत है, ये कुछ भी बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, इनकी बातों का एक इंपैक्ट होता है। एंड जावेद साहब तो सही में बहुत मुंहफट है। खैर, ये जब स्टेटमेंट बाहर आए तो भाई चर्चा हुई सोशल मीडिया पर, एक जगह तारीफ दूसरी जगह गाली, जैसा हर ओपिनियनेटेड इंसान के साथ होता है। एंड देखो, ऑफ कोर्स जावेद अख्तर साहब इंडियन मुस्लिम इन पाकिस्तान, तो भैया वो वाला फैक्टर भी आएगा, आप जानते हो। ये सब बोलने के बाद कोई मुसलमान होने के लिए उनकी तारीफ करेगा और कोई उसी चीज के लिए उनको कोसेगा। एज अ सिटीजन बोला उन्होंने, ये चीज ज्यादा मायने नहीं रखेगी क्योंकि मसाला नहीं मिलता इससे। बट फिर भी जावेद के अख्तर होने से अगर आपके नजरिए में कोई भी फर्क पड़ता है तो भाई आप इंसान बुरे नहीं हो, बस न्यूज ज्यादा देख रहे हो आजकल। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कर्नाटका में, जब एक आईपीएस अधिकारी ने दूसरे आईएएस अधिकारी की प्राइवेट फोटोज लीक कर दी। ये तब हुआ जब आईपीएस ऑफिसर डी रूपा ने आईएएस ऑफिसर रोहिणी सिंदूरी की कुछ प्राइवेट इमेजेस फेसबुक पर पोस्ट कर दी और उन पर कई सारे गंभीर एलिगेशंस लगाए, विच इंक्लूडेड अब्यूज ऑफ पावर एंड करप्शन। डी रूपा ने यह आरोप लगाया कि रोहिणी सिंदूरी अपने कॉलीग्स को अपनी प्राइवेट फोटोज भेजती हैं, फेवर्स एक्सचेंज करती हैं। अंग्रेजी में इसका क्लासिक वर्ड है कैरेक्टर असैसिनेशन। फिर वहां पर आईएएस रोहिणी ने कहा कि भाई ये सारे इल्जाम झूठे हैं, ये ज्यादातर इमेजेस मेरे खुद के व्हाट्सएप से ली गई हैं और ये जो ऑफिसर हैं रूपा जी जिन्होंने पोस्ट किया है ये मेंटली स्टेबल नहीं है इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के लिए। इसका हिंदी में क्लासिकल वर्ड है आरोप प्रत्यारोप। अब ये मामला आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने कॉमेंट करना शुरू कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, फोटोज अपलोड नहीं होनी चाहिए, अपलोड हो गई तो लिंक कहां है, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखो, जोक सपाट, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है और ऐसे में पब्लिक में इतनी छींचा लेदर, मतलब आप सिर्फ अपना नहीं, अपने बैच का, अपने फोर्स का, अपने स्टेट का, सबका नाम खराब कर रहे हो। कहने का मतलब ये कि ऐसे समाज में चौल वालों की तरह लड़ाई करना ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों पे सूट नहीं करता। हालांकि इनका ये प्राइवेट मैटर है, बट क्योंकि आप दोनों ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो तो ये पब्लिक भी हो जाता है। फिर मामला सामने आने के बाद स्टेट होम मिनिस्टर ने दोनों ऑफिसर्स को विदाउट पोस्टिंग ट्रांसफर कर दिया है। आगे जाके कोई सिग्निफिकेंट अपडेट आएगी तो मैं बताऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पर जो आई क्रिकेट से। यहां पर भी वही सेम सीन हुआ, दो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया पर आकर तू मैं करने लगे और ये हुआ केएल राहुल के फॉर्म को लेकर। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद और आजकल के आप जो कमेंट्री सुनते हो आकाश चोपड़ा, ये दोनों केएल राहुल के ऊपर भिड़ गए। अब देखो, केएल राहुल के फॉर्म के ऊपर सिर्फ ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं, बहुत इंडियन क्रिकेट में इसके ऊपर बहस चल रही है। आप अभी के लिए इतना समझ लो बस कि अगर इतने परफॉर्मेंस के बाद अगर केएल राहुल को अगले टेस्ट मैच में भी खिला लिया तो वेंकी भाई समेत कई लोग बीसीसीआई के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे, अन्ना आंदोलन हो जाएगा पूरा। चलिए अब बताता हूं आपको इस हफ्ते के संडे समाचार।
पहली खबर है इंटरनेट को लेकर। डोंट वरी, कहीं शटडाउन नहीं हुआ है, बल्कि बड़ा है। आपको ये जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि पिछले कुछ सालों में इंडियंस का जो इंटरनेट यूजेज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। नोकिया की एनुअल मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स की रिपोर्ट ने बताया है कि पिछले 5 सालों में इंडिया का जो मोबाइल डेटा ट्रैफिक है वो 3 गुना बढ़ा है। एवरेज मोबाइल डेटा कंजम्पशन हर साल 13% से बढ़ रहा है और आज की डेट में इंडिया में इंटरनेट यूजर ऑन एन एवरेज हर महीने 20 GB डेटा यूज करता है। 20 GB एवरेज पे है और कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा यूज कर रहे हैं। और अब आने वाले टाइम में जब 5G आएगा तो इंटरनेट कंजम्पशन और बढ़ जाएगा। एंड फॉर अ यंग कंट्री लाइक इंडिया दिस मच इंटरनेट एक्सेस मींस पोटेंशियल। और यही वो पोटेंशियल है जिसके बारे में इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये बात करते रहते हैं। एंड मुझे ये सब इसलिए पता है बिकॉज आई फॉलो सार्थक गोस्वामी। अच्छा, आपको याद है कि जब शुरू में 4G आया था 2016-17 के टाइम पे, जब हम 25-25 रुपए के कार्ड पे 3G यूज करते थे और जब एकदम से 4G आया तो हम लोग के होश उड़ गए थे कि भाई स्पीड आ रही है 2 Gbps 4 Gbps। वो बोल रहा है कि भाई अब ऑनलाइन देख लेंगे, पेन ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत गंदे आदमी हो यार। अच्छा, अगली खबर काफी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड मान भीख बार आ जाता है। अल्लाह के नाम पे वीडियो लाइक कर दे बाबा, और सब्सक्राइब करेगा तो भगवान भी तेरा भला करेगा। फ्यूचर फोरम नाम का एक रिसर्च फर्म है और इन्होंने कई सारे नौकरी करने वाले लोगों का सर्वे किया, उनसे बात की और पाया कि जो लोग डेस्क जॉब करते हैं उनमें से 40% ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो अपनी लाइफ में आजकल बर्नआउट महसूस कर रहे हैं। अगर आपको बर्नआउट नहीं पता तो बेसिकली जब आप काम करते करते ज्यादा थक जाते हो, ऊब जाते हो, कुछ ऐसा मन नहीं करता काम करने का, क्रिएटिव लोगों में ज्यादा होता है, इट्स मोर मेंटल देन फिजिकल। अच्छा, बर्नआउट के बारे में एक चीज पाई गई कि इसमें पेंडेमिक और रिसेशन का भी काफी खेल है। जब पेंडेमिक आया और लॉकडाउन लगा तो काफी ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम में काम करने लगे, अपने सहूलियत के हिसाब से वो काम करते थे और अकॉर्डिंग टू वर्कर्स उनकी प्रोडक्टिविटी वहां बढ़ गई। लेकिन फिर जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हट गए और सारी कंपनीज ने वापस बुला लिया तो अचानक से फिर रिसेशन भी आ गया, कई सारे भाई ले ऑफ्स होने लगे। तो इस डर से कि भाई जो खासकर जो यंग एम्प्लॉइज होते हैं, जो फीमेल वर्कर्स होती हैं, उनको ले ऑफ करने का भी डर सता रहा है, जिसकी वजह से बर्नआउट हो रहा है। अब इसके बारे में यूजुअली ज्यादातर लोग बात नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है हम अपने वर्क फोर्स में मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्टेट, बर्नआउट, ये सारे टॉपिक्स पर भी बात कर रहे हैं। खैर, अभी के लिए अगर आप कभी बर्नआउट महसूस करो अपने डेस्क जॉब पर तो थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर स्क्रीन से दूर जाओ और वैसे ले लो। पापा तो यही करते हैं। अगली खबर है स्पोर्ट्स से। आपको याद होगा सानिया मिर्जा जो हमारे टेनिस लेजेंड है, उन्होंने कुछ टाइम पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था और इस हफ्ते दुबई में उन्होंने अपना आखिरी टेनिस मैच खेला। 20 साल तक इन्होंने इंडियन टेनिस को सर्व किया, कई रिकॉर्ड्स बनाए, इंडिया का नाम टेनिस में बढ़ाया, वर्ल्ड नंबर 1 भी थी एक टाइम पर। एंड फॉर मी पर्सनली आई थिंक सानिया मिर्जा वुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ इंडिया, क्योंकि सानिया मिर्जा ने ना सिर्फ अपने गेम में एक्सेल किया बट इन्होंने अपने करियर के थ्रू सोसाइटी में भी काफी चेंज लाया। नॉट टू फॉरगेट, ये उस टाइम पर खेलती थी जब सोसाइटी का माइंडसेट ही कुछ अलग हुआ करता था। आजकल के टाइम पर हम देख रहे हैं कि जगह जगह फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो आगे आ रही हैं, लेकिन उस टाइम पर जब सानिया मिर्जा खेलती थी, और ये उनके पापा ने भी बोला है कि कई सारे लोग बोलते थे क्या अपनी बेटी को टेनिस खिला रहे हो, देखो छोटी छोटी स्कर्ट में खेल रही है, मतलब उनकी ड्रेस कोड पर भी सवाल उठाए जाते थे। एंड एज अ वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम कम्युनिटी प्लेइंग अ स्पोर्ट्स लाइक टेनिस काफी ज्यादा मुश्किल थे, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी, लेकिन उन्होंने अपनी जर्नी के थ्रू काफी ज्यादा यंग लड़कियों को इंस्पायर किया। और कई ज्यादा लड़कियां जिन्होंने भाई स्कूल बुक्स में ना सानिया मिर्जा की फोटो देखी, उन्होंने कहा अगर ये बन सकती है तो भाई मैं भी बन सकती हूं। और उन्होंने रिटायरमेंट स्पीच में भी अपने देश की यंग लड़कियों को बोला कि भाई डोंट लेट एनीवन टेल यू व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जो करना चाहती हो करो। एंड लास्ट न्यूज है फाइनेंस से, जहां पर आईएमएफ ने बताया कि 2023 में इंडिया ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का 15% हिस्सेदारी देगा। मतलब यानी कि अगर ग्लोबल जीडीपी है वो 100 रुपए की है तो इंडिया की हिस्सेदारी उसमें 15 रुपए की होगी। नाउ नॉट टू फॉरगेट, इंडिया उन चुनिंदा देशों में से है जो इस टाइम पर एक पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं। मतलब हमारे मार्केट में बिजनेसेस के लिए बहुत पोटेंशियल है। अब आप देखोगे तो एमएलए ही इतने महंगे बिकते हैं आजकल। पुलिस से नोटिस आया है 3 दिन में 7 सवालों के जवाब देने हैं। आर्टिस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, अच्छा सॉरी, नॉनसेंस। स्टार्ट करते हैं नॉनसेंस न्यूज इज द, और पहली ये कि अक्षय कुमार ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड साल में सबसे ज्यादा मूवीज बनाने का नहीं है, ये रिकॉर्ड है सेल्फी लेने का। अक्षय कुमार ने हाल ही में मुंबई में एक मीट एंड ग्रीट में अपने फैंस के साथ 3 मिनट के अंदर 184 यानी कि 184 सेल्फीज क्लिक करवाए और बना दिया एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड था जेम्स स्मिथ के पास, जिन्होंने 3 मिनट में 170 सेल्फीज खिंचवाई थी, और उसके पहले था रॉक द ड्वेन जॉनसन, जिन्होंने 105 सेल्फीज खिंचवाई थी। हर छोटी छोटी बात पे तो आजकल रिकॉर्ड बन जाता है। सेल्फी लेना ये कोई रिकॉर्ड है? इससे ज्यादा तो लड़कियां चेंजिंग रूम में ले लेती हैं, 50 ऐसे और 100 पाउट बनाकर। बात तो सही है। अच्छा, जावेद अख्तर साहब अकेले नहीं थे जो बॉर्डर क्रॉस करके खेल के आ गए, कुछ लोग खेलते खेलते बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप जिस कन्या को देख रहे हो ये पाकिस्तान में इकरा है
और इंडिया में इनको रवा बुलाते हैं। अच्छा, इकरा पाकिस्तान की लड़की है और इनको लूडो खेलने का बड़ा शौक था और रातों रात ये जब लूडो खेल रही थी तो इनका एक मैच हुआ हमारे मुलायम भैया से, इंडिया के। दोनों ने एक दूसरे की गोटियां काटी, सेफ जोन पर बात हुई, ये इनके होम गई, वो उनके होम गई और ये लूडो लव स्टोरी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा कि चलो भाई अब असली में एक दूसरे के होम जाया जाए। तो इकरा वाया नेपाल इंडिया आ गई और उन्होंने मुलायम से शादी कर ली। इकरा ने नाम बदलकर रवा रख लिया और मुलायम के साथ ही खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन फिर किसी दिन इकरा के पड़ोसियों ने नमाज पढ़ते देख लिया। पुलिस को खबर पहुंची। जब पुलिस ने तलाशी ली तो इनके घर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट मिल गया। फिर क्या था, इस लूडो लव स्टोरी के लूडो लग गए। बट यू हैव टू फील फॉर मुलायम भाई। एक पड़ोसी से लव स्टोरी स्टार्ट की, दूसरे ने खत्म कर दी। ब्लडी पड़ोसीज। और इश्क में सरहदें पार करने वाली अगली कहानी है मुंबई से, जहां पर एक सिविल इंजीनियर है राजा बाबू शाह, जिन्होंने अपनी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए पासपोर्ट वेरिफिकेशन सिस्टम ही हैक कर दिया और उनके कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए। ना ऑब्वियसली ये गलत है, बट पहला सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि पत्नी को कौन इंप्रेस करता है बे? वो तो ऑलरेडी पट गई है भाई। जब सेल्फ स्टार्ट हो गई गाड़ी तो किक क्यों मार रहे हो? अजीब ही लोग हैं। कोई बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, कोई साइबर क्राइम कर रहा है, यहां डीएम के रिप्लाई नहीं आ रहे। शादी की एक बारात में कुछ लोग बड़े टुन्न होकर नाच रहे थे, दारू की बोतल हाथ में पकड़कर, फुल रॉलबाजी। लेकिन इनकी बदकिस्मती से इनकी ये वीडियो वायरल हो गई और पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर पुलिस ने सोचा कि चलो हम भी थोड़ा फन कर लेते हैं, तो इनसे क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करवाया। मतलब इनको अरेस्ट करके ले गए सड़क पे, हाथ में दारू पकड़ाई और बोला कि जरा नाच के दिखाना कैसे नाच रहे थे। આરોપીઓ તેના આરોપીઓ છે એ બતાડો ને હા ઉપર હા પછી બીજાને હા देखो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स, सेना, अगर इन लोगों ने तुम्हें बकलोली करते पकड़ लिया और मजे लेना शुरू कर दिया तो जीसस क्राइस्ट, अल्लाह भगवान, जिससे दुआ प्रार्थना करनी है कर लो, तुम्हारे मजे तो ये लेकर रहेंगे। मेरे से उठक बैठक लगवाई थी, मुर्गा बनवाया था। पीले पीले ओ साहब साहब, एक गलती हो गई। उस दिन हम लोग ब्लेंडर पी रहे थे, ये आरएस है। आज मेरे एक सेकंड साहब, एक और गलती है इसमें, गाना गलत बज रहा है। उस दिन बज रहा था सपने में मिलती है कुड़ी, सॉरी। बढ़ते हैं हमारे पॉजिटिव न्यूज के सेगमेंट की तरफ। यानी कि वो सेगमेंट है जहां पर हम कुछ पॉजिटिव स्टोरीज के बारे में, कुछ सकारात्मक लोगों के बारे में, कुछ इंस्पिरेशनल लोगों के बारे में जानते हैं, जिनसे हम अपनी जिंदगी में कुछ प्रेरणा ले सके। इस हफ्ते के सेगमेंट में आपको दो लोगों से इंट्रोड्यूस करता हूं जिनकी कहानी सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, मजा आ जाएगा सुनकर। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना, अगर टीवी पे देख रहे हो तो मोबाइल पर लाइक कर देना, डील। अच्छा, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना कि हम कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ खराब ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है हमारी लाइफ में जो एक गहरी छाप छोड़ जाता है, जिसमें कई बार हमारी कोई गलती भी नहीं होती है। और हम फिर ऐसा प्रण ले लेते हैं कि यार कुछ भी हो जाए, ये एक फीलिंग ना दोबारा मैं लाने दूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी और को भी ना आए। ये एक परेशानी है जो किसी और को भी ना आए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैं दिवाली पे घर नहीं जा पाया था, अकेला रह गया था। और अब मैं कोशिश करता हूं कि यार कभी भी कोई त्योहार का मौसम हो या त्योहार का माहौल हो तो किसी को ना त्योहार पे अकेला ना छोड़ा जाए। कोशिश की जाए कि या तो खुद कहीं शामिल हो जाओ या उसको अपने साथ शामिल कर लो। त्योहार पे मेरे हिसाब से कोई अकेला नहीं रहना चाहिए। अब एक आदिवासी महिला से आपका इंट्रोडक्शन कराता हूं। यह है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की रूपुली जकाका। इनके साथ एक दुर्घटना तब हुई थी जब 40 साल पहले इनके जो पति थे वो बीमार पड़ गए। अब क्योंकि एक आदिवासी महिला है, ये एक ट्राइबल एरिया से आती है, तो वहां पर ज्यादा कुछ फैसिलिटी थी नहीं, कोई अस्पताल नहीं था, कोई गवर्नमेंट ऐसी कोई सुविधा नहीं थी और कोई हेल्थ सर्विस ना मिलने की वजह से इनके पति का देहांत हो गया। इनको काफी बुरा लगा क्योंकि सुविधा ना होने के कारण इन्होंने अपने पति को खो दिया और फिर ये कुछ ऐसा करने लगी जिसकी वजह से आज की डेट में इन्हें अपने एरिया की मदर टेरेसा कहा जाता है। अब होता क्या है कि इन्हीं की तरह कई सारे ऐसे हमारे आदिवासी लोग होते हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा नहीं उठा पाते। वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें पता नहीं होता कि भाई जो मेन स्ट्रीम दुनिया है उसमें क्या चल रहा है। और सरकार कई सारी स्कीम्स चलाती है, कभी राशन के लिए, कभी एजुकेशन के लिए, कभी कोई महिला सेंट्रिक स्कीम होती है जो सरकार चलाती है, बट ये लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। तो रूपुरी जी क्या करती हैं कि अपने आसपास के गांव में जाकर उन आदिवासी लोगों की हेल्प करती है इन स्कीम्स को अवेल करवाने में। किसी को डिसेबिलिटी पेंशन दिलाना, किसी को ओल्ड एज पेंशन दिलाना, किसी को डेथ सर्टिफिकेट दिलाना, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट दिलाना, किसी को कोई आवास योजना चल रही है उसका फायदा उठाना, किसी को जो बीपीएल के राशन कार्ड होते हैं उससे किसी को खाद्यान्न दिलवाना, ये सब काम वो करती हैं। और इसी के चलते वो अपने एरिया में लगभग 15,000 लोगों की मदद कर चुके हैं। अब आपको ये नॉर्मल चीज लग रही होगी, लेकिन आप कभी भी हमारे देश के जो गांव देहात में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 1 किलो आटा
2 किलो चावल, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी को अगर गवर्नमेंट के थ्रू या किसी स्कीम के थ्रू मिल जाती हैं तो उनको लगता है कि उनको भाई बहुत बड़ा जैकपॉट मिल गया। और कई सारे ऐसे भले लोग होते हैं, कई सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो इन रिमोट एरियाज में जाकर ये स्कीम्स लोगों तक पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है? अरे मनाली, कसोल, मैक्लोडगंज, पहाड़ पे जाना तो पसंद ही होगा ना। पहाड़ पर जाके अनूप जैन तो सुनते ही होगे ना, बारिशें। ये है अनूप और जैस्मिन, दिल्ली में 2 कॉर्पोरेट के लोग जो करते क्या थे कि वीकेंड पर जाके ये पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां मनाते थे। लेकिन जहां इन्होंने देखा कि भाई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, मुंबई, यहां सब के लोग जो अच्छे खासे पढ़े लोग होते हैं, जो स्टैब्लिश होते हैं, वो छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं और अपना एंजॉय कर आते हैं। लेकिन जो पहाड़ के जो गांव के बच्चे हैं जिनके पास ज्यादा स्कूल एक्सेस नहीं है, वहां पर ये लोग जाके उनको पढ़ाते हैं। पहाड़ की जो महिलाएं हैं जिन्होंने ज्यादातर अपने पहाड़ों के अलावा बाहर की दुनिया उतनी नहीं देखी है, उनको एजुकेट करते हैं, उनको उनके कल्चर को सेलिब्रेट करना सिखाते हैं और अपने इवेंट भी रखते हैं छोटे छोटे, जिससे बाहर के लोग आके पहाड़ के कल्चर को और ज्यादा जान सकें। ये पहाड़ के बच्चों को क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग स्किल्स जैसी चीजें सिखाते हैं। और अब तक ये लगभग 2000 पहाड़ के बच्चे हैं जिनको ये डांस, म्यूजिक, क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग ऐसी स्किल्स सिखा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो कितना अच्छा है। हम में से कुछ लोग हैं जो पहाड़ पर जाके वहां पॉल्यूट करके आते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर जाकर मजे भी कर रहे हैं और वहां के लोगों को कुछ सिखा के भी आ रहे हैं, कुछ वहां पर वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं। अच्छा लगा ना सुन के? चलो लाइक करो। क्या बोलती पब्लिक? रेडिट पर सिंगल डिबेट 2273 ने ये शेयर किया है। मैनेजर टेलिंग अस वी आर अ फैमिली, मी हु हैज अप्लाइड फॉर 30 अदर फैमिलीज दिस वीक। अच्छा, ये एक हो रहा है रेज अप्लाइंग, एक कॉन्सेप्ट है जो आजकल चल गया है। जब बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो गुस्से में कि भाई हमारी जॉब चले जाएगी या डर की वजह से कि हमारी जॉब जा सकती है, ले ऑफ हो सकते हैं, वो रेज अप्लाई कर रहे हैं, जगह जगह 10 कंपनीज में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसको रिलेटेड है मीम है। यू लॉर्ड डीज किल ऑन रेडिट, क्या आप इस डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं? तो शामिल 35 जंतर मंतर प्रोटेस्ट, यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली एग्जिस्ट। छोटू बड़ी क्लासिक बात है कि मेरे घर में जो सबसे छोटा भाई है, हम लोग को हम लोग छोटू ही बुलाते हैं। और बेचारा बहुत काम करता है लेकिन उसको क्रेडिट भी नहीं मिलता। छोटे भाइयों के साथ होना भी चाहिए। मैगी बनवाओ, पानी की बोतल भरवाओ, जब चाहे टपली मार दो, अगर आप घर के सबसे छोटे भाई नहीं हो तो। चीटिंग करता है तू। एंड इंटरेस्टिंग, द परफेक्ट की होल्डर डजंट एग्जिस्ट। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? यार ये मुझे चाहिए, कोई अगर मुझे गिफ्ट कर सकता है तो मैं बहुत चाबी खोता हूँ। श्रुति केसरी ऑन फेसबुक, मी 2 minutes आफ्टर माई फोन डाइज जजिंग अदर पीपल फॉर बीइंग ऑन देयर फोन्स ऑल द टाइम। आपका एवरेज स्क्रीन टाइम क्या है? वो बहुत डिसाइड करता है। अगर 4 से 5 घंटे है तो आजकल नॉर्मल है, लेकिन 6 घंटे से ऊपर है तो भाई फिर प्रॉब्लम है। फेब में ऐसी गर्मी है, जहां पसीना आ रहा है, तो मार्च क्या होगा और जून जुलाई तो कैसा ही होगा, फट जाएगी। आमोद विश ने कमेंट किया है, सार्थक भाई अगर शादी हो गई तो क्या संडे शो संडे को ही आएगा या वीकडेज में? क्योंकि शादीशुदा इंसान संडे को घर की सफाई करता है। पता नहीं, अलग पांडे सर से बात करके बताऊंगा। Q&A, टेल मी सार्थक भैया, व्हाट्स योर मोटिव बिहाइंड दिस चैनल? सिर्फ एंटरटेनमेंट करना या अवेयरनेस लाना या कुछ और? बाय द वे लव यू। तो खरवात भाई, चैनल का मोटिव यही है कि भाई जो न्यूज़ जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती और इतनी टॉक्सिक होनी नहीं चाहिए। तो जो भी मैं न्यूज़ बताता हूं, और मैं ये भी मानता हूं कि आपको हर रोज न्यूज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 1 दिन आप न्यूज़ फॉलो करो। और कोशिश मेरी यही रहती है कि एक एंटरटेनिंग तरीके से, एक लाइट तरीके से, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है तो उसको आसान भाषा में सबको बताया जाए, ताकि न्यूज़ में जो लोगों ने भरोसा खो दिया है वो अगर अपने माध्यम से थोड़ा सा मैं जगा पाऊं वापस कि भाई इतनी भी खराब इंडस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा दिल अच्छा लगेगा मेरा। और दूसरी बात यह है कि मुझे करने में अच्छा भी लगता है, तो अनदर इंसेंटिव। सार्थक भाई अगर आज तक वाले जॉब ऑफर करेंगे तो ले लोगे? देखो वैसे गाली तो बहुत दी है मैंने उनको, ले तो लूंगा यार, मजा आएगा, लेकिन फिर वही है, मैं लूंगा तो सिर्फ भाई डिबेट करने वाली लूंगा। मेरे को ऐसे कोई न्यूज़ नहीं बतानी, फिर मैं डिबेट करवाऊंगा। 4 यहां से मौलवी को बैठाऊंगा, 4 पंडितों को, अब तो, और मैं तो अपना तड़का भी, मैं पादरी वादरी भी ऐड कर दूंगा उसमें और कहूंगा लड़ो, और मुझे पता है वो चलेगा भी। सब बेच दूंगा ईमान। दंगे कराएंगे क्या आप? सब्सक्राइब मांगना कोई इनसे सीखे, बिल्कुल नेचुरल बेकारी लगते हैं। तारीफ थी या बेइज्जती? इफ मोदी जी वॉज बैटमैन ही वुड हैव बीन कॉल्ड गौतम दास। यार नरेंद्र एम इज अ गुड ट्विटर हैंडल, बहुत विटी ट्वीट करता है। फादर एंड सन फ्रॉम अ सिटी विच इज नोन एज डोर टू थार डेजर्ट, विच इज चूरू, राजस्थान का, जिसको डोर टू थार डेजर्ट कहते हैं। गेम्स गराज, माई सिटी हैज बीन डिस्ट्रॉयड 7 times, इज द मोस्ट पॉपुलर सिटीज इन द एंटायर वर्ल्ड।
अच्छा, अगर आप इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कई बार आपको सुनने को मिलेगा कि ऐसी कई सारी जगह हैं जिनको कई बार डिस्ट्रॉय किया गया और रीबिल्ड किया गया। क्लासिक एग्जांपल बीइंग द सोमनाथ टेम्पल, जिसको कहते हैं कि प्लंडर्स ने काफी बार उसको डिस्ट्रॉय किया और फिर वो रीबिल्ड किया। और ये एक ऐसी चीज है जो आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कांस्टेंट थीम दिखेगा, क्योंकि पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा होते थे, वो युद्ध वगैरह करते थे, और जब वो युद्ध जीत हार लिए जाते थे तो जिस किंगडम पर वो कब्जा करते थे उसको कई बार लूट लिया जाता था, बर्बाद कर दिया जाता था। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में एक सिटी जो काफी ज्यादा फेमस है इस मामले में है वो है लेबनान की कैपिटल बेरूट। उसको बोला जाता है कि वो 7 बार उसको डिस्ट्रॉय करके बार बार बिल्ड किया गया। अच्छा, लेबनान के बारे में आजकल अच्छा एक टॉपिक ये है कि वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, तो उसके बारे में भी आप जाके पढ़ सकते हैं। मरोही हंस 7767, माई सिटी वॉज मेड कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर 1 डे। तो कैपिटल ऑफ इंडिया फॉर 1 डे बनाया गया था इलाहाबाद को, मॉडर्न डे प्रयागराज, और ये हुआ था 1858 में, 1858। आफ्टर 1857 1857 की जो म्यूटिनी थी, उसके बाद जब मोनार्की जो थी ब्रिटिश की, मतलब राजा महाराजा थे ना उनके, उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तुमसे मामला नहीं समझ रहा, आगे रहो तुम, निकलो। तो ट्रांसफर ऑफ पावर होनी थी, और क्योंकि दिल्ली मेरठ जो उस टाइम के पावर सेंटर्स थे वहां बहुत ज्यादा कहते हैं ना केओस था, तो उन्होंने उस टाइम पर प्रयागराज को चूज किया था और वहां पर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, और एक दिन के लिए इलाहाबाद बना था देश की राजधानी। खैर, अगर ऐसे ही आप भी शो में फीचर होना चाहे तो शो देखते हो, एक सेल्फी लेनी है और अपनी सिटी की कोई प्यारी सी छोटी सी हिंट बताकर #संडे सार्थक यूज कीजिए और उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए, हम गेस करने की कोशिश करेंगे। शो खत्म करने से पहले रिकमेंडेशन ऑफ द वीक बता देता हूं। नॉर्मली एक किताब होती है, और जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते मैं पढ़ रहा था जिम कॉर्बेट की मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये खत्म हो गई थी। आजकल मैं पढ़ रहा हूं फास्ट चीप एंड वायरल बाय मिस्टर आशीष चोपड़ा। ये कंटेंट क्रिएशन को लेकर एक किताब है, अभी मैंने शुरू ही की है तो उसका रिव्यू नहीं दे पाऊंगा। हालांकि अगर आप एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से लेना चाहें, एक जगह विजिट करना चाहें, तो इन दिनों दिल्ली में अगर आप हैं तो ध्यानचंद स्टेडियम में इन दिनों आदि महोत्सव लगा है, जहां पर मैं गया था। आदि महोत्सव यानी कि आदिवासी महोत्सव, वहां पर इंडिया की जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जो जनजातीय समूह है, हर स्टेट का एक जो भी जनजातीय समूह है, उनका वो छोटा सा मेला लगा हुआ है। आप देखेंगे कि हर स्टेट के वहाँ छोटे छोटे पंडाल लगे हुए हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर वो अपने अपने जो उनका कल्चर है, जैसे कि कोई छत्तीसगढ़ का ट्राइब है या कोई मणिपुर का ट्राइब है, तो वो अपने ट्राइब के अपने कल्चर हैं, अपने प्रोडक्ट्स हैं, वो वहाँ पर उन्होंने रखे हुए हैं, आप वो जाके ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिट्टी और पत्थर के चूरन से बना हुआ है ये कप, इसको मैं कॉफी पीऊंगा, कूल बनूंगा। इसमें कई सारे प्रोग्राम्स चलते हैं जहां आपको ट्राइबल हमारे जो कल्चर है उसके बारे में जानने का मौका मिलेगा, और कई सारे जो क्विजीन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ का एक या फिर झारखंड का एक डोस्का होता है, वो खा सकते हैं आप। नॉन वेजिटेरियन है तो कश्मीर का वाजवा खा सकते हैं आप, और एक छत्तीसगढ़ में एक चीटी की चटनी तक मिलती है। तो बहुत सारे कल्चर्स हैं जिनसे आप रूबरू हो सकते हैं अगर आप आदि महोत्सव जाएं तो। जल्दी खत्म होने वाला है, डेट चेक कर लेना। ये था आज का शो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, पिछले हफ्ते का वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।